नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर भारतीय शिक्षा का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसका सिलेबस हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अगर नहीं आपने क्लास देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ सब देख लीजिएगा। और हम बिना देर के हुए आज इकाई 1 में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे कि वैदिक शिक्षा क्या है, वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण क्या थे, कैसा उसका प्रशासन था, ठीक है, कैसी उसमें जो शिक्षा थी किन किन स्तरों में विभाजित थी, उसमें कैसी शिक्षण विधियाँ इस्तेमाल की जाती थी, इन्हीं की चर्चा आज हम क्लास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, अंत तक। और पेन कापी उठा लीजिए, अच्छे समझिए, एक एक चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा। और आज मैं आपको एक अच्छी बुक के बारे में बताऊँगा, जो किताब से आप वैदिक शिक्षा से लेकर के आधुनिक शिक्षा तक के जो भी बीच में बदलाव हुए हैं, जो भी संप्रत्ति हैं, सारी चीज़ों का समझेंगे। जो आपका पेपर है भारतीय शिक्षा का इतिहास, ठीक वही पेपर से वह मिलती जुलती किताब है, वो ऑथेंटिक किताब है। मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप धैर्यपूर्वक अध्ययन करिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। आइए देखेंगे, समझे। कह रहा है कि शिक्षा का सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास वैदिक काल में हुआ था। हम जानते हैं कि वैदिक शिक्षा जो है, यह वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसी को हम वैदिक शिक्षा कहते थे। आप सभी जानते हैं वैदिक काल के बारे में बहुत सारे विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं कि वैदिक काल इस समय शुरू हुआ, किसी का ना कि वैदिक काल इस समय से लेकर के इस समय तक शुरू हुआ। लेकिन जो एक सर्वमान्य धारणा है वह यही है कि वैदिक काल का जो पीरियड है वह 2500, ठीक है, वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। यह सर्वमान्य धारणा है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा है। ठीक, इस वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसी को हम वैदिक शिक्षा कहते थे। और वैदिक शिक्षा के समय में ही वेदों की रचना हुई। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है वह वेद है, आप भी जानते हैं। और वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ये ऋग्वेद भी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, और चूँकि वैदिक काल में भी शिक्षा संस्कृत में ही प्रदान की जाती थी, तो हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं और वेदों में ऋग्वेद है। तो चलिए हम बात करेंगे। देखिए, कहा गया शिक्षा का सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास वैदिक काल में हुआ था। ऐसा नहीं कि वैदिक काल से पहले शिक्षा थी नहीं, वैदिक काल से पहले भी शिक्षा थी, लेकिन पहले जो सिस्टमैटिक सिस्टम था शिक्षा प्रदान करने का, ग्रहण करने का, वह नहीं था। वह वैदिक काल में दिखाई देता है। इसलिए जब हम शिक्षा के इतिहास की बात करते हैं तो वैदिक काल से हम शुरुआत करते हैं। तो कर आगे देखेंगे, वैदिक शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा या हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। ध्यान देंगे, चूँकि वैदिक शिक्षा जो है, यह वैदिक हमारा काल है, यह दो भागों में बांटा हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो चूँकि पूर्व वैदिक काल में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल हुआ तो ब्राह्मणों का बहुत ही प्रभुत्व हो गया। ठीक है, इस कारण से वैदिक शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे, हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। हिंदू शिक्षा वैदिक शिक्षा को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, और यह जो संचालित होती थी वैदिक शिक्षा, यह हिंदू धर्म के लिए ही संचालित की जाती थी। ठीक है, यानी कि पूरे हिंदुत्व से यह ओतप्रोत थी, इसीलिए इसे हम हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। आगे देखेंगे, वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ ज्ञान, विद्या, विनय एवं अनुशासन के रूप में समझा गया। कहने का अर्थ है कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी उसका अर्थ ही इस बात से नहीं लगता था सिर्फ हम पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं। शिक्षा का मतलब था वैदिक काल में ज्ञान, यानी जिसके पास ज्ञान है वह व्यक्ति शिक्षित है। आगे देखेंगे, विद्या, जिसके पास ज्ञान है, विद्या है। विद्या का अर्थ है माँ सरस्वती के अथाह ज्ञान से जिसके पास विद्या है वह भी क्या है, वह भी शिक्षित है। विनय, चूँकि कहा गया विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या विनय देती है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वह व्यक्ति क्रोधित नहीं होता, वह व्यक्ति विनयशील होता है। ठीक है, उसका हृदय बड़ा होता है, विशाल होता है, आप जानते ही हैं। तो वही कहा गया कि विद्या ददाति विनय, यानी कि जिसके पास विद्या हो गया उसके पास विनय ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे है अनुशासन के रूप में समझा गया। प्राचीन काल में यानी कि वैदिक काल में जब शिक्षा प्रदान की जाती थी तो शिक्षा में एक चीज़ जरूर आता था, अनुशासन। अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज के समय में मैं हमेशा सभी छात्र छात्राओं को कहता हूँ कि अनुशासित रहिए, क्योंकि जितना है अनुशासित आप रहेंगे
उतने ही चूँकि शिक्षक का आचरण अनुकरणीय होता है, आपको देख करके ही आपके छात्र छात्रा सीखेंगे। तो जब आप खुद अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपके जो छात्र होंगे वह भी अनुशासित नहीं होंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं हानि होगी और आपकी शिकायत होगी, आपकी बुराइयाँ फैलेंगी। तो वही कहा जा रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ ज्ञान, विद्या, विनय एवं अनुशासन के रूप में समझा गया। आगे देखेंगे, एक बहुत ही महान इतिहासकार महोदय थे, इन्होंने कहा, कुमुद मुखर्जी, इन्होंने कहा कि अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती थी। इन शिक्षाविद महोदय ने कहा कि अनादिकाल से, यानी प्राचीन काल से, वैदिक काल से पहले की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं, यानी शिक्षा सिर्फ स्वयं का विकास नहीं करती है। ठीक है, हमने कहा कि शिक्षा ऐसी होती है जिससे कि आप अपने आचरण उतार लें, ठीक है, उतार लेते हैं अपने आचरण में, तो आपका आचरण ही गवाही देता है कि आप शिक्षित व्यक्ति हैं। तो ये कह रहा है कि अनादिकाल में भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती थी। शिक्षा जब प्रदान किया जाता तो वह व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं शिक्षा देता था। जैसे आज के समय में है कि हम बीएड कर रहे हैं तो हम टीचर बन जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, 60-70 हज़ार महीना आएगा घर में। ऐसा नहीं था। पहले जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह एक चीज़ को ध्यान में रख के प्रदान की जाती थी, धर्म को लेकर के। ठीक, पहले जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह धर्म की प्राप्ति, धर्म का विकास, धर्म को और उन्नतशील, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। और यह जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वैदिक काल में, यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी। मुक्ति व आत्मबोध, ठीक, मुक्ति यानी कि व्यक्ति का, जानते हैं बहुत, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष यानी कि मुक्ति। तो यह जो विद्या थी, जो शिक्षा प्रदान की जाती थी छात्रों को, यह धर्म से संबंधित थी और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आत्मबोध यानी व्यक्ति को खुद का ज्ञान हो जाए और व्यक्ति खुद का ज्ञान प्राप्त करके क्या करे, जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति, अपने इस लक्ष्य मुक्ति को वह प्राप्त कर ले। यानी आत्मबोध साधन था और मुक्ति साध्य थी। साधन से हम साध्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो जब पहले में आत्मबोध हो जाएगा उसके बाद हमारा जो साध्य है, ठीक, यानी क्या साध्य, हमारा मुक्ति, तो हम मुक्ति को पा सकेंगे। यह चीज़ ये कह रहे हैं कौन, कुमुद मुखर्जी जी। ठीक, तो समझ में आया होगा ये। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके आगे। चूँकि हमारे छात्र कुछ अंग्रेजी माध्यम की भी हैं, इसलिए हमने कुछ हेडिंग जो है मेन जगहों पे कुछ इंग्लिश में भी लिख दिया है। चूँकि कमेंट आए थे कि सर हेडिंग कम से कम आप इंग्लिश में लिख दिया करिए ताकि हम समझ सकें कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हमने लिखा हुआ है वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण, यानी कि हम इसको एक भाषा में कर सकते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ। आप यह भी कर सकते हैं, परीक्षा में अभिलक्षण लिख के नहीं आएगा, परीक्षा में विशेषता भी लिखा सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता लिखिए। ठीक है, या वैदिक शिक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए। तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर ये लॉन्ग में आ गया तो होगा वैदिक शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं विस्तार पूर्वक लिखिए। तो विशेषता कहेंगे, विशेषता तो पढ़ा ही नहीं, तो अभिलक्षण पढ़ाए हो ना, अभिलक्षण ही विशेषता है। तो मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं आप यहाँ पे, मेन फीचर ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखेंगे सबसे पहले वैदिक शिक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा था। इस काल में, वैदिक काल में शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी। 2 स्तर का मतलब पहला स्तर था हमारा प्राथमिक और दूसरा स्तर हमारा था उच्च स्तर। ठीक है, इन्हीं 2 स्तरों में जो शिक्षा थी वह विभाजित थी। ठीक है, अब देखिए इनमें हमने आपको लिखा है अच्छे समझाने के लिए। अब मैं भी कहूँगा कि जब आप लिखिए कॉपी में तो इसको क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर डाल के ऐसे फैला के लिख देंगे, ऐसे मत लिखिए, तुलनात्मक करके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। आगे देखेंगे बालक की शिक्षा परिवार। प्राथमिक स्तर में क्या होता था कि बालक जन्म लेता था, धीरे धीरे जब बड़ा होता था तो उसकी शिक्षा शुरू होती थी। ठीक, बालक की शिक्षा परिवार में शुरू होती है, क्योंकि कहा गया है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसकी माता होती है, उसके माता पिता और उसका परिवार होता है, घर परिवार होता है, वहीं वो सीखता है बोलना। ठीक, तो वही चीज़ कर रहा है कि बालक की शिक्षा परिवार में शुरू होती थी। इसके बाद है विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की उम्र में होता था, यानी कि जो पढ़ाई थी वह वैदिक काल में 5 साल का जब बच्चा होता था उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती थी। आगे है यह संस्कार घर के पुरोहित के द्वारा किया जाता था, जिसमें बालक के कान में शब्द उच्चारण किया जाता था। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती थी।
कहने का अर्थ यह है कि जो घर के पुरोहित थे, यानी कि जैसे कि होते हैं कि हमारे घर के यह पंडित जी हैं, यह पूजा कराते हैं, ठीक, यह ब्राह्मण देवता है, यह कुल देवता हमारे हैं, होता है ना, जिस तरह कुल देवता कुल देवी होती है उस तरह हमारे क्या होता है, पुरोहित होते हैं कि इन्हीं का खानदान जो है वह क्या करेगा, हमारी पूजा कराएगा, ठीक है, पूजा पाठ जो भी यज्ञ हवन है वही कराएगा। उसी तरह उस समय भी यह था, तो उसमें जो घर के पुरोहित होते थे वह आते थे, एक नया वस्त्र बिछाते थे ज़मीन पे, उस पर चावल के दाने रखते थे, ठीक है, चावल के दाने रखने के बाद बालक जो छोटा 5 साल का होता था उसको अपने पास बैठाते थे और उसकी उंगली पकड़ के उसमें, अब जो भी चूँकि उसमें संस्कृत भाषा में शिक्षा दीक्षा होती थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौवा का लिखवाते थे, ठीक है, वह संस्कृत भाषा में कुछ शब्द जो हैं उसको लिखवाते थे, ठीक, और उसी समय से बालक का विद्यारंभ माना जाता था। तो यहाँ भी यही बात कर रहा है कि बालक से लिखवाते थे और उसके बाद क्या करते थे, उसके कान में, जैसे कि आज गुरुमुख लोग करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं कान में, उस तरह उसके कान में कुछ शब्द संस्कृत के वो बोलते थे, ठीक। तो इस तरह से इसके बाद प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो जाती थी। तो यह बात है प्राथमिक स्तर की शिक्षा की। अब हम बात करेंगे उच्च स्तर की, चूँकि प्राथमिक शिक्षा से काम होने वाला है नहीं जब तक कि हमें उच्च स्तर की शिक्षा न मिल जाए। तो उस समय शिक्षा 2 स्तर में विभाजित थी, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर। आज के समय के जैसे माध्यमिक स्तर वैदिक काल में नहीं था। देखेंगे उच्च स्तर क्या है। देखिए उच्च स्तर में क्या है, सामाजिक विकास होने के साथ साथ विषयों में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ और विषयों की मात्रा में वृद्धि हुई, ठीक। इसलिए गुरुकुलों की स्थापना की गई, ठीक है, आश्रम से काम नहीं चला, गुरुकुल की स्थापना की गई। इसमें देखिए क्या होता है, गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए भी जैसे आज समय क्राइटेरिया बनाया गया है कि इतना उम्र होना चाहिए, इतना उम्र होना चाहिए, उस समय भी एज लिमिट कर दी गई, ठीक है, इतना एज होगा तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या कर दिया गया, देखिए एज का बाउंडेशन था कि जो ब्राह्मण के बच्चे हैं वह जब 8 साल के हो जाएंगे, जो क्षत्रिय का बालक है, ठीक है, वह 10 साल का, और जो वैश्य का बालक है वह जब 12 साल का हो जाएगा तो वह एडमिशन ले सकेगा। कहाँ पे, गुरुकुल में एडमिशन उसका हो सकेगा। इसके बाद आप कहेंगे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र नहीं है। शूद्र का मतलब है अनुसूचित जाति जनजाति से। तो शूद्र जो थे उस समय में वैदिक काल में इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था। इनसे सिर्फ यही अपेक्षा की गई थी कि आप सिर्फ जो ये 3 वर्ग है इसकी आप सेवा करेंगे, ठीक है, इन 3 वर्ग की आप सेवा करेंगे। इसलिए पुराने समय से ही यह जो शूद्र वर्ग था यह आज भी कहीं ना कहीं हमें पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए इन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है कि यह भी समान वर्ग की कैटेगरी में आ सके। हालांकि बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया था और आज नेताओं ने इसे अभी तक लागू किया हुआ है, वो अलग का मैटर है। लेकिन मैं वैदिक काल की बात करूँ तो वैदिक काल में इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। आगे देखेंगे गुरुकुल में प्रवेश वर्ण व्यवस्था के आधार पर था, ये आपने अभी देख ही लिया है। आगे है उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा प्रारंभ होती थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सीधे आए और पढ़ना शुरू हो गया, नहीं, पहले इनका उपनयन संस्कार, आप जानते हैं कि 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, तो इसमें एक उपनयन संस्कार भी होता है। तो उपनयन संस्कार जब हो जाता था उसके बाद शिक्षा प्रारंभ होती थी बालकों की, ठीक। तो यह बात आपने समझा वैदिक शिक्षा संरचना, स्ट्रक्चर शिक्षा का कैसा था। अब हम बात करेंगे कि प्रशासन व वित्त कैसा था। तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें। मैं थोड़ा स्क्रीन आगे हो जाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा, ठीक है। चलिए वो दे दीजिए, तो इरेज कर देता हूँ इसे, वो बुक दे दीजिए। मैं आपको किताब बता देता हूँ कि कौन सी किताब बेस्ट है, ऑथेंटिक किताब है इसके लिए, ठीक है। चूँकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ छिपी रहे और आप अच्छे से अध्ययन ना कर सके। मेरा प्रयास होता है कि आप अच्छे से अध्ययन करें जिससे कि हमारा भी नाम हो सके। देखिए ये किताब है भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं। ये किताब रमन बिहारी लाल और सुनीता पलोड की है। किताब मोटी हालांकि है, ठीक है, भीग भी गई है, ठीक है, किताब मोटी है, लेकिन ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो एथेंटिक किताब है आपके विषय की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी पढ़ें, लेकिन आप बीएड कर लेंगे तो अगर आप एमएड करते हैं या फिर नेट यूजीसी की तैयारी करते हैं जेआरएफ की, तो आपको यह किताब पढ़नी जरूर पड़ेगी। इसलिए किताब को अपने पास रख लेंगे तो आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि परीक्षा के लिए कम समय बचा हुआ है तो इसलिए मैं अभी नहीं कहूँगा कि इसको आप पढ़ें, लेकिन किताब ये ज़रूर आप ले लीजिएगा
भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं। अच्छा, एक बात और भी है कि किताब का प्रमोशन करने के लिए मुझे कुछ मिला नहीं है। मत सोचिएगा कि किताब का प्रमोशन कर रहे हैं तो कुछ मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपकी इच्छा होगी लीजिएगा, अन्यथा नहीं लीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस विषय के लिए यह किताब जो है बहुत ही बेहतर है, मील का पत्थर साबित होगी, यह मैं कह दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ते हैं शिव सीरीज, और शिव सीरीज मैं अभी भी कहता हूँ कि शिव सीरीज सिर्फ आपको पास करा सकती है, अच्छे अंक नहीं दिला सकती है। चलिए बात करेंगे हम वित्त, ठीक है। प्रशासन व वित्त की बात हम करेंगे अब वैदिक शिक्षा के अंतर्गत। प्रशासन व वित्त, प्रशासन व वित्त, वित्त का व्यवस्था कैसे होता था, प्रशासन कैसे चलता था, इसी की बात हम करेंगे। देखिए प्रशासन व वित्त, देखिए प्रशासन व वित्त की अगर हम बात करें तो इनमें तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या क्या है? पहला, सबसे पहला तो यह है, नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है आप सभी लोग। सबसे पहला यह है कि जो शिक्षा थी वैदिक काल में वह राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, ठीक है। शिक्षा जो वैदिक काल में थी वह राज्य के नियंत्रण, यानी कि राजा का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। कोई भी जो ब्राह्मण है, ठीक है, ज्ञानी है, विद्वान है, वह आश्रम अपना बना करके शहरी ग्रामीण वातावरण से दूर जंगल में एक आश्रम बना करके अपना एक गुरुकुल स्थापना करके वह उसे संचालित कर सकता था। उसे जैसे कि आज के समय में अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा, कोई अनुदान उस समय प्राप्त नहीं होता था। हाँ, वो अलग की बात है कि कोई राजा उनको कुछ दे देता है, वो अलग का मैटर है। तो सबसे पहला आप यही लिखेंगे कि शिक्षा जो थी वह राज्य के नियंत्रण से, ठीक है, राज्य के नियंत्रण से, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, ठीक है। सबसे पहला तो यह हो गया। दूसरा है कि शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी, ठीक है। शिक्षा जो क्या थी वह निःशुल्क प्रदान की जाती थी वैदिक काल में। आगे है कि वित्त, वित्त मतलब कि भाई बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, पैसा रहेगा नहीं तो काम होगा कैसे, ठीक। तो जो आय का स्रोत था इस समय लिखेंगे आय का स्रोत, ठीक है। आय का जो स्रोत था वह क्या क्या था यहाँ पे, वह दान था, ठीक। कोई भी राजा जो है वह दान दे देता था, ठीक है, या कोई धनी व्यक्ति दान देता था गुरुकुल को, तो उसके द्वारा कुछ आय हो जाती थी। उसके बाद जो शिष्य थे, शिष्य वह भिक्षा मांग करके रोज लाते थे, रोज आते थे नगरों में, गाँव में, ठीक है, वह भिक्षा मांग के लाते थे। तो उस भिक्षा से आश्रम में भोजन बनता था। जैसा कि आप देखेंगे कृष्ण थे, सुदामा थे, ठीक है, ये लोग भी थे, गुरुकुल पढ़ रहे थे तो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। आगे है, जब शिष्य पढ़ लेता था, बालक पढ़ लेता था उस समय, तो गुरु दक्षिणा देता था गुरु को। और गुरु दक्षिणा में होता, उसके पास अगर धनवान है तो ज़मीन देता था, गाय बैल बकरी जो भी उसके पास है, पात्र बर्तन है या मुद्रा है वो देता था। इस तरह से उस समय वैदिक काल में गुरुकुलों का आय का स्रोत क्या था, दान था, भिक्षा था, गुरु दक्षिणा था, ठीक है। ये सभी जो हैं यह आय के स्रोत थे। तो प्रशासन एवं वित्त के बारे में भी आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में, ठीक है। फैन बंद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे क्या था, शिक्षण विधियाँ। चलिए, शिक्षण, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ उस समय इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। शिक्षण विधियाँ देखेंगे। शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम देखेंगे तो अनुकरण विधि, ठीक है। आप सारी शिक्षण विधियाँ पढ़े हैं बीएड में, समझाने की आवश्यकता मुझे है नहीं। अनुकरण विधि यानी टीचर जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करना, अनुकरण विधि हो गया, ठीक है। अनुकरण विधि के बाद आगे है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि को हम आज के समय में लेक्चर मेथड भी कहते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक है, यही टॉपिक मान लीजिए हो गया कि शिक्षण विधियाँ समझाइए, तो गुरुजी क्या कहते थे, बैठ करके ऊंचे मंच पर व्याख्यान करते थे, किसी चीज़ को व्याख्या के माध्यम से समझाते थे उसको विस्तारपूर्वक बालकों को, ठीक है। जो भी शिष्य थे वह एक जगह बैठ करके एकांत वातावरण में ध्यान से अपने गुरुजी की बातें सुनते थे। तो यह था आपका अनुकरण विधि के बाद व्याख्यान विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि। आगे है व्याख्यान विधि के बाद एक विधि यह है हमारी कथन प्रदर्शन व अभ्यास विधि, ठीक है। कथन प्रदर्शन व अभ्यास, ध्यान देंगे यह क्या है, कथन प्रदर्शन
कथन प्रदर्शन व अभ्यास, यानी कि कह करके क्या करना, दिखाना, और दिखा कर क्या करना, अभ्यास कराना। ठीक है, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि वहाँ पर निशाना आपको लगाना है, तो आप कैसे तीर पकड़ेंगे, कमान पकड़ेंगे। ठीक, इसे उन्होंने क्या किया, मुंह से बताया। फिर कथन करके क्या किया, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने दिखाया कि तीर लिया, कमान लिया, निशाना ऐसे ला के दिखाया। उसके बाद निरंतर वो अभ्यास कराते थे, कि रोज अभ्यास कराते थे। ठीक, आपने महाभारत में देखा भी होगा, जब पांडव और कौरव छोटे थे तो वो अभ्यास करते थे। ठीक, तो कथन प्रदर्शन व अभ्यास विधि थी। उसके बाद श्रवण, ध्यान देंगे, श्रवण मनन, यानी श्रवण मनन। श्रवण मनन का मतलब क्या है कि सुन करके उसको मन में चिंतन करना। गुरु जी ने जो बातें बताई हैं उसको छात्र सुन करके कुछ समय उनको मिलता था, जिसमें कि वह श्रवण और मनन विधि के द्वारा वह शिक्षा प्राप्त करते थे। सुनते थे गुरु को उपदेश, और उसके बाद उसका करते थे, मन में चिंतन करते थे। चिंतन करने के बाद जो भी उनकी शंका थी उसका समाधान अपने गुरु से प्राप्त करते थे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी शिक्षण कार्य होता था वह सभी शिक्षण कार्य, ठीक है, संस्कृत भाषा में होता था। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा, हिंदी मत कर दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में होता था। तो इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है, वैदिक शिक्षा। ठीक है, हम अगली क्लास में आएंगे वैदिक कालीन गुरुकुल व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।